अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैफ़ा खालिद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो नेचुरल जस्टिस है, ये एक टर्म है जो रोमन लॉ से ली गई है, जो कि टर्म थी जस्ट नेचुरल, जो कि क्लोजली टाइड थी विद कॉमन लॉ एंड मोरल प्रिंसिपल्स। और ये कोडिफाइड में मौजूद नहीं है, मतलब कि ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। इस वजह से इसका जो ताल्लुक है स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन से, वो दूर दूर तक नहीं है। अगर इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो इसे दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बयान करती हैं, जिसमें नंबर 1 पे अगर बात करें तो वो है नीमो जुडिक्स इन कॉजो सुआ, जिसका मतलब है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। और दूसरी जो टर्म यूज होती है वो है ओडी एल्ट्रम पैटम, जिसका मतलब है कि किसी को जज नहीं किया जा सकता बिफोर हेयरिंग, मतलब कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक उसे जज नहीं करना चाहिए कि ये गलत है या सही है। बाज़ औक़ात नेचुरल जस्टिस सिस्टम को ये भी समझा जाता है कि ये एक ड्यूटी है टू एक्ट फेयरली, मतलब कि इंसाफ के तौर पर एक्ट करना, ये एक ड्यूटी है नेचुरल जस्टिस सिस्टम की। अगर हम बात करें कि इसके फाउंडेशन क्या है हमारे मुल्क के लिहाज से या हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के लिहाज से, तो जब हम इसके फाउंडेशन की बात करते हैं तो जब हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसके प्रीएम्बल में जो हमें राइट्स दिए गए हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारी इक्वालिटी है, और ये भी बोला गया कोई भी इनइक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, ये जो तमाम चीजें हैं ये सब कुछ नेचुरल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। अगर इस सारे इंट्रोडक्शन को एक बात में सम अप करूं तो वो ये होगी कि हमारी जो सेंस है राइट और रॉन्ग की, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ये हमारे अंदर से ही आता है। तो यही है नेचुरल जस्टिस सिस्टम। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन लॉ एंड मोरल प्रिंसिपल्स विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि वो कहता है कि जो मोरल प्रिंसिपल और जो कॉमन लॉ है उससे ये क्लोजली रिलेट करती है और ये बताती है, सेंस करती है विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। आगे हमारे पास आते हैं इसके दो प्रिंसिपल्स जो कि मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो हर दफा पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1 नीमो जुडिक्स इन कॉजो सुआ और नंबर 2 ओडी एल्ट्रम पैटर्न। पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है नीमो जुडिक्स इन कॉजो सुआ, जो कि एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, मतलब कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। और जो कोई भी जजिंग अथॉरिटी होगी, जो फैसला करने वाली अथॉरिटी होगी, वो न्यूट्रल हो या अनबायस्ड हो, मतलब कि उसका उस केस से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि बायस अगर होगा तो वो अनअवॉइडेबल होगा, क्योंकि ये अवॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का झुकाव एक तरफ होता ही होता है। अब बाइस के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है पर्सनल बाइस, जिसमें वो ये बात करता है कि जो जज है अगर वो फैसला कर रहा है और उसके ऑपोजिशन में जो ऑपोजिट पार्टी है उसमें उसके रिलेटिव्स हों, उसकी फैमिली हो या उसके फ्रेंड्स हों, तो वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि वो उनके खिलाफ फैसला करेगा। हमेशा वो न्यूट्रल यहाँ पे नहीं रह सकता, बल्कि उसका झुकाव अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे जो बाइस है वो मनी बाइस है, मतलब कि जब किसी जज को पैसा ऑफर कर दिया जाए तो उसका झुकाव हमेशा पैसे की तरफ होगा। तो वो यही बात करता है इस टर्म में नीमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ के जो जज है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो उसकी इंटेंशन पैसे की होनी चाहिए और ना ही उसकी कोई पर्सनल होनी चाहिए, बल्कि वो न्यूट्रल होकर फैसला करे। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ बाइस। बाइस की कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप आती है पिक्यूनरी बाइस, जिसमें वो ये बात करता है कि जो जज है उसका अगर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कोई शेयर है जो केस चल रहा है उसमें, तो वो कभी भी न्यूट्रल नहीं रहेगा, बल्कि उसका झुकाव अपने शेयर्स की तरफ, फाइनेंशियल यानी पैसे की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा, जो कि एक जज के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जज नहीं बन सकता उस केस में। इसमें वो बात करता है एक केस के बारे में, डाइम्स वर्सेस डीजे कनाल, जो कि एक जो लैंड ओनर था उस पर केस हुआ था कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें जो जज था वो उस कॉरपोरेशन का स्टेक होल्डर था, तो उसे जज डिक्लेयर नहीं किया गया था, बल्कि उसे उस केस से रिमूव कर दिया गया था। दूसरे नंबर पे वो बात करता है सब्जेक्ट मैटर बाइस की। सब्जेक्ट मैटर बाइस में क्या होता है कि कोई क्लोज या कोई दूर का जो इंटरेस्ट है किसी जज का या जजिंग अथॉरिटी का, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक केस आया था मुरालीदार वर्सेस कदम सिंह, उसमें क्या हुआ था कि इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था कि चेयरपर्सन की
जो वाइफ हैं वो मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी की, तो इस केस को कैंसिल कर दिया गया था। तीसरे नंबर पे वो बात करता है पर्सनल बाइस के बारे में। वही बात आ गई कि जो रिलेशंस होते हैं उसके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह, अगर उनका केस आ जाता है और जो जजिंग अथॉरिटी है उसका हमेशा झुकाव होगा उनके फेवर में, क्योंकि वो उनके कुछ लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा न्यूट्रल नहीं रह सकता। कुछ ऐसे मामलात में उसका झुकाव हमेशा अपने चाहने वालों की तरफ होता है। तो इस मामले को बताया गया है कि अगर जज का झुकाव चाहने वालों की तरफ हुआ तो वो जज नहीं रह सकता इस केस में। जैसे कि एक केस था मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, कि इन दोनों के दरमियान में एक केस था जिसमें पर्सनल बाइस आ गया। तो जो एपेक्स कोर्ट थी, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने ये केस को कैंसिल कर दिया था। तो जो दूसरा प्रिंसिपल आता है वो है ओडी एल्ट्रम पैटम, जिसका मतलब है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, बगैर सुने उसे जज नहीं किया जा सकता। तो इसमें यही बोला गया कि जो गिल्टी पार्टी है या जो विक्टिम है उसे भी पूरा सुना जाए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो उसका स्टेटस कुछ भी हो। जब तक उसे नहीं सुना जाएगा तो फैसला एक तरफा होगा, तो उसे सुनना ओडी एल्ट्रम पैटर्न कहलाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात की जाए तो यही वो प्रिंसिपल है जो एक पर्सन को बचाता है कोई पर्सनल बायस से, मतलब कि जो जजिंग अथॉरिटी है उसका कोई रिलेशन हो और वो दूसरी पार्टी को सुने तक ना और फैसला दे दे, तो ओडी एल्ट्रम पैटर्न इसके खिलाफ वर्जी करता है कि वो कहता है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए चाहे वो गिल्टी है। ये जो मैक्सिम है, ये जो सेइंग है ओडी एल्ट्रम पैटर्न, ये दो चीजें कवर करती है। एक तो ये नोटिस देती है अफेक्टेड पार्टी को कि आप पे ये केस है, ये दफा लगी है वगैरह वगैरह जो भी नोटिस में आता है, और दूसरे नंबर पे फेयर हियरिंग करवाती है। और लास्ट पर हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है द राइट ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब कि एक इंसाफ की जो हियरिंग है वो होनी चाहिए। मतलब कि ये कंडेम करने से पहले किसी शख्स को कहने से पहले कि आप क्रिमिनल हो या आप बेकसूर हो, दूसरी पार्टी को सुना जाए, जो कि इसका पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट इसका आता है नोटिस, मतलब कि अगर किसी पार्टी पे कोई एक्शन हो गया है, कोई फैसला हो गया है और कोई केस चल रहा है तो उसे नोटिस भिजवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पार्टी को नोटिस नहीं भिजवाया गया कि आप पे ये केस हो गया है और जो ऑर्डर है वो कर दिया गया है तो ये इनवैलिड होगा। ये एक पर्सन का बेसिक राइट है कि उसे पता हो तमाम फैक्ट्स का जो उसके खिलाफ यूज हुए हैं, जो इसके खिलाफ केस हुआ है, उसे वो तमाम चीजें पता होंगी तो ही तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज तो वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। जो नोटिस एक शख्स को आता है उसमें जो चीजें होनी जरूरी हैं वो डेट, टाइम, उस पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो उसके फैक्ट्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि हियरिंग कहाँ पे होगी और फैसला कहाँ पे होगा। ये सब कुछ उसे ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी तो वो उसके खिलाफ तैयारी कर सकेगा। तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो है रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्स। ओडी एल्ट्रम पैटर्न जो है ये अपने जो अफेक्टेड पार्टी है उसे रीजनेबल टाइम भी देता है कि वो रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो सके, ताकि इस रीजनेबल टाइम में कोई जो अफेक्टेड पार्टी है वो एविडेंस तैयार कर सके, जिससे जो जजमेंट है वो बेस करती है एविडेंस पे, और ये एविडेंस बैकबोन होते हैं किसी भी केस के। और ये जो एविडेंसेस हैं ये दूसरी पार्टी के कोर्ट में मौजूद होने के बगैर कलेक्ट नहीं किए जा सकते। ऐसे ही एक केस था स्टैफर्ड वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जिसमें जो एविडेंस से वो बोला गया था कि फेयर अगर ट्रायल करवाना चाहते हैं तो एविडेंस को दूसरी पार्टी की गैर मौजूदगी में नहीं पेश किया जा सकता। अगर पेश कर दिया गया है तो जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल दूसरी पार्टी को भी इससे खबरदार कर दिया जाए। चौथा जो एलिमेंट है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। वैसे तो कोर्ट कभी भी इंसिस्ट नहीं करती कि क्रॉस एग्जामिनेशन करवाई जाए, लेकिन अगर सूरत हाल कुछ ऐसी बन जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना जरूरी हो जाए तो करवानी पड़ भी जाती है, क्योंकि जब कोई मटेरियल कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस पे अगर शक व शुबा हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बड़ी ही जरूरत पड़ती है। और ओडी एल्ट्रम पैटर्न यही बताती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर जरूरी हो तो करवाना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है द राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है केस को वो ज्यादा एक्सटेंड न कर दे, मतलब कि वो केस को डिले ना कर दे। तो इसका भी ओडी एल्ट्रम पैटर्न एक हल निकालती है, वो ये कहती है कि इस पे भी नजर रखी जाए कि ये केस को ज्यादा एक्सटेंड ना कर दे या केस को ज्यादा डिले ना कर दे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।